What's up everyone? Welcome back to the channel. This is day 5 of our GNG 2.0 और आज के बाद बचेंगे हमारे पास सिर्फ 15-16 दिन और हम बहुत ही शानदार से चीजें कंप्लीट कर लेंगे। आज हमारे पास नेशनल इनकम में कुछ थ्योरी वाला पोर्शन है जो हमने पिछली क्लास में न्यूमेरिकल पढ़े थे ना, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड, उनका कुछ थ्योरी वाला पोर्शन है वो खत्म करेंगे और चैप्टर को समाप्त करेंगे। फिर नेशनल इनकम एक क्लास और लेगा, उसमें मुझे आपको रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एक टॉपिक है वो कराना है, वो हम कल करेंगे विद मनी और वो एक साथ में करेंगे। तो हमारा कल 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अटेंडेंस लगाओ जाके और वीडियो को सब फ्रेंड्स तक शेयर कर दो भाई, शेयरिंग करनी है तभी सब साथ में मिलके कॉमर्स कम्युनिटी को आगे बढ़ा पाएंगे। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। आइए जी शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले एग्रीगेट्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। जो चैप्टर 3 में मैंने आपको एग्रीगेट्स पढ़ाए थे ना, ग्रॉस से नेट पे जाना, उसके बाद हम लोग जब इस तरीके से डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर प्राइस से मार्केट कॉस्ट। तो क्या है देखो, नेशनल इनकम इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। देयर आर वेरियस एग्रीगेट्स या फिर वेरिएंट्स ऑफ नेशनल इनकम, यानी नेशनल इनकम को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। ईच एग्रीगेट हैज अ स्पेसिफिक मीनिंग, सबका अपना मीनिंग है, सबकी अपनी मेजरमेंट है, सबका अपना यूज है। तो कैसे कैसे होता है, आ जाओ बच्चों। मैंने आपको दिखाए थे कि 4 जो हमारे पास एग्रीगेट्स थे वो डोमेस्टिक के थे और 4 जो थे हमारे पास वो नेशनल के थे, है ना। तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास। 4 एग्रीगेट्स आ रहे हैं। GNP at MP, GNP at FC, NNP at MP, NNP at FC, है ना। देखो ये है हमारे पास नेशनल वाले। अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक वाले तो उसमें क्या आएगा, GDP at MP, GDP at FC, NDP at MP, NDP at FC। तो बच्चों देखो PP कांस्टेंट होता है। मेजर जो चेंजेस आ रहे हैं वो डोमेस्टिक और नेशनल में आ रहे हैं। तो देखो मेनली क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें, क्या सर ये एग्जाम में आएंगे बेटा, ये बस आपको रीड ओनली है, एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता इनकी, ठीक है, लेकिन फिर भी पता तो होना ही चाहिए। तो क्या है सर, देखो सबसे पहले ये ग्रॉस पे है ना, तो ये बोल रहा है इट रेफर्स टू द ग्रॉस। देखो ये भी ग्रॉस पे है, इट रेफर्स टू द ग्रॉस। ये नेट पे है, इट रेफर्स टू द नेट। नेट पे है, इट रेफर्स टू द नेट। तो डेफिनेशन की शुरुआत कैसे होगी, ग्रॉस ग्रॉस नेट नेट, ठीक है। अब क्या ये क्या है, एमपी एफसी, मार्केट वैल्यू। एमपी जहां जहां आएगा वहां पे मार्केट वैल्यू लिखा होगा, ठीक है, और एफसी जहां जहां आएगा वहां पे मनी वैल्यू लिखा होगा, क्योंकि हम उसमें अपना खर्चा देख रहे होते हैं कितना लगा है, वहां पे हम मनी वैल्यू लिखेंगे। तो बच्चों अगर नेट पे है तो इट रेफर्स टू द नेट, ग्रॉस पे है इट रेफर्स टू द ग्रॉस, ठीक है। अगर एफसी है तो मनी वैल्यू, एमपी है तो मार्केट वैल्यू। किसकी मार्केट वैल्यू है, किसकी मनी वैल्यू, जिन भी चीजों का प्रोडक्शन हुआ है। तो क्या, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय, ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय। देखो डेफिनेशन एकदम पकड़ में आ रही है, कौन प्रोडक्शन कर रहा है बच्चों। अगर हम नेशनल इनकम की बात करते हैं, ये जो नेशनल वाले होते हैं, नेशनल में हमारे रेजिडेंट ने प्रोडक्शन करा होना चाहिए, चाहे वो हमारे देश में करा हो और चाहे वो बाहर से भी इनकम कमा रहा हो। नेशनल में तो दोनों चीजें आ जाती हैं। तो प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स फॉर 1 ईयर। देखो सेम डेफिनेशन चलती चली जाएगी। अगर सर यहां पे डोमेस्टिक की डेफिनेशन लिखनी होती, यहां एन की जगह सब डी लिखना होता, तो मैं क्या लिखता, इट रेफर्स टू द ग्रॉस वैल्यू, इट रेफर्स टू द नेट वैल्यू। पहली बात तो ये, ठीक है। अब कौन सी, अगर एमपी है तो मार्केट वैल्यू, एफसी है तो मनी वैल्यू। किस चीज की, ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। वहां पे हम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी करते थे, वहां पे नॉर्मल रेजिडेंट का नाम नहीं लिखते। तो इस तरीके से आप 8 के 8 एग्रीगेट्स को क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है सर, समझ गए। डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या फर्क होता है, डिफरेंस कई बार एग्जाम में आ जाता है। डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन होना चाहिए, नेशनल इनकम में चाहे
हम लोग बाहर से भी पैसा जनरेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा नॉर्मल रेजिडेंट जनरेट कर रहा हो वो पैसा, ये इंपॉर्टेंट होता है। इसके अंदर सारे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। इसमें सारे प्रोड्यूसर्स आ जाते हैं जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं, चाहे वो हमारी टेरिटरी से बाहर भी क्यों ना हो। इसमें एनएफआईए नहीं आता, इसमें एनएफआईए आता है। लो सर, 3 मेथड पढ़े बच्चों हमने, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में हम क्या बोलते थे, मैंने आपको सिखाया था ना, जैसे एक फार्मर है, उसने 2000 रुपए का वीट प्रोड्यूस करा, जिसमें 500 रुपए के बीज लगे, उसके 500 के उसके बीज लग गए। तो वैल्यू एड में हम ये देखते हैं कि वैल्यू कितना ऐड करा, है ना। वैल्यू एडेड मेथड रेफर्स टू द एडिशन ऑफ द वैल्यू टू द रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल में कितना आपने वैल्यू एडिशन करा। अब रॉ मटेरियल को ही क्या मैं इंटरमीडिएट गुड्स भी बोल सकता हूं, है ना। बाय अ फर्म बाय वर्च्यू ऑफ इट्स प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। फिर फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिकॉशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आते हैं। यहां से आपको ये भी पता चल जाएगा कि नेशनल इनकम में कौन सी चीज इंक्लूड होती है, कौन सी चीज इंक्लूड नहीं होती। सबसे पहला प्रिकॉशन देखो, इंटरमीडिएट गुड्स नॉट टू बी इंक्लूडेड। इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। कई बार थियरी में क्वेश्चन आता है, आपको 3-4 चीजें दे देगा, ठीक है। अब आपको बोलेगा बताओ ये इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। आप खुद सोचो बच्चों, सपोज किसी फार्मर ने सीड्स खरीदे, अब भाई वो फार्मर सीड तो नहीं बेचता, तो ना तो वो उसको क्या करेगा, रीसेल, ठीक है, लेकिन फर्दर प्रोडक्शन तो करेगा उससे, फर्दर प्रोडक्शन तो करेगा, विद इन द सेम ईयर करेगा। इसका मतलब वो एक इंटरमीडिएट गुड बन गया। अब फार्मर कंज्यूमर तो नहीं है, ना ही फार्मर फर्म है कि उसको संभाल के रखेगा 1 साल से ज्यादा तक। तो कहीं ना कहीं बच्चों सीड्स जो है इंटरमीडिएट गुड्स हो गए। अब सीड से क्या बनेगा, वीट बनेगा। तो बेसिकली 500 के सीड थे, 2000 का वीट बना। अगर आपने नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए दोनों ही ऐड कर लिए तो 2500 का वैल्यू हो जाएगा, जबकि वीट का वैल्यू तो खुद 2000 है। 2000 कैसे है, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी 500 के सीड्स आ चुके हैं ना, इंक्लूड हो चुके हैं ना। वीट किससे बना, सीड से बना। तो वीट की वैल्यू में ऑफ कोर्स सीड ऐड हो चुके होंगे। इसीलिए बच्चों अगर हम इंटरमीडिएट और फाइनल दोनों को ले लेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा, एक चीज 2 बार काउंट हो जाएगी। सपोज मैं फर्नीचर बनाता हूं, मैं लकड़ी लेके आया हूं, उससे मैंने फर्नीचर बनाया, लकड़ी कितने की लाया, 1000 की। फर्नीचर बना के कितने का बेच रहा हूं, 10,000 का। तो उस 10,000 में मैंने लकड़ी की कॉस्ट भी ले ली ना कस्टमर से, सीधी सीधी सी बात है। अगर मैंने लकड़ी भी ऐड कर दी और फर्नीचर भी ऐड कर दिया तो 11,000 वैल्यू बन जाएगी। लकड़ी 2 बार ऐड हो गई, डबल काउंटिंग हो गई ना, इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड करेंगे तो डबल काउंटिंग होगी। इसीलिए क्या बोला जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ फाइनल इंक्लूड करना। तो देखो इसको हम प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग बोलते हैं। इन मेजरिंग द नेशनल इनकम द वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इज टू बी इंक्लूडेड। अगर हमने इंटरमीडिएट ले लिए तो एक चीज 2 बार काउंट हो जाएगी। डबल काउंटिंग रेफर्स टू काउंटिंग ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस, ठीक है। तो क्या इंक्लूड नहीं होगा, इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड नहीं होंगे। सेल एंड परचेज ऑफ सेकंड हैंड गुड्स नहीं होंगे इंक्लूड। बच्चों वो सेकंड हैंड है, दोबारा बिक रहे हैं, तो वो एक बार नेशनल इनकम में जब नए बिके होंगे या नया किसी ने खरीदे होंगे तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुके होंगे ना। अब सेकंड हैंड को थोड़ी ना दोबारा करेंगे, फिर से डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो सेकंड हैंड गुड्स की सेल परचेज इंक्लूड नहीं होती। प्रोडक्शन फॉर सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। बच्चों हमारे घर में जिन सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, जैसे हमारी मदर की सर्विसेज होती हैं या हमारे घरों में हमारी हाउसवाइफ्स की सर्विसेज होती हैं, जिनको हम कभी मनी की टर्म्स में एस्टिमेट ही नहीं करते। अब किसी टीचर ने अपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ा दिया, भाई वो उससे पैसे थोड़ी ना चार्ज करेगा, और ना उसकी कोई पैसे में वैल्यू है, वो तो बहुत ऊपर की चीज है। तो कहीं ना कहीं जितनी भी ये डोमेस्टिक सर्विसेज होती है ना, या जो सर्विसेज घर पे यूज हो गई सेल्फ कंजम्पशन के लिए, इसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। तो प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन इज नॉट इंक्लूडेड। सर क्यों नहीं करते बच्चों, इसका सिंपल सा है कि ये कभी मार्केट में आई नहीं, ये घर में ही प्रोड्यूस होती हैं, घर में ही कंज्यूम हो जाती हैं। अब सपोज किसी डॉक्टर का कोई बच्चा बीमार हो गया, उसकी वाइफ बीमार हो गई, तो वो घर पे इलाज कर देगा ना। अब क्या पहले ये बोले अपने बच्चों को बेटा जरा अपना कार्ड लाओ पहले पेमेंट होगी, या अपनी वाइफ को बोले पहले 500 रुपए फीस भरो मेरी, नहीं होगा ना ऐसा, सीधी सी बात है। तो 3 चीजें, इंटरमीडिएट गुड्स, सेकेंड हैंड गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं होंगी इंक्लूड, ध्यान रखना।
प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सोचो बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हमने गुड्स बनाए, कुछ घर ले गए, क्या ये तो इंक्लूड होते थे? ये तो मैंने आपको बताया था ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है, क्योंकि प्रोड्यूस तो हुए, पैसा तो लगा है, वैल्यू भी निकलेगी इसकी, तो ये इंक्लूड होंगे। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन विल बी इंक्लूडेड, इनको इंक्लूड करना है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चों ओनर ऑक्यूपाइड हाउस। ये बोल रहा है कि अगर आप रेंट पे रहते तो आप एक रेंट पे करते, राइट, लेकिन अगर आप अभी रेंट पे नहीं रहते हो, आप खुद के अपने घर में रहते हो, तो आप वो सारी सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो जो किसी और को रेंट दे के मिलती। आप वो सारी सर्विसेज एंजॉय कर रहे हो और आप रेंट कुछ भी नहीं पे कर रहे, तो उसका एक इंप्यूटेड रेंट यानी कि एस्टिमेटेड रेंट, कि अगर आप रेंट पे रह रहे होते तो आपको भी इतना पे करना पड़ता ना, तो इंप्यूटेड रेंट भी हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करके चलेंगे। बस ये दिमाग में रखना कि इंप्यूटेड यानी एक एस्टिमेटेड, क्योंकि वो एक्चुअल में तो रेंट पे रहता नहीं, तो ये प्रिकॉशन है कि इंप्यूटेड रेंट को भी कंसीडर करना है। द इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। इसके बाद क्या आता है बच्चों, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक तो फॉर्मूला में ही था, याद है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता था, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, तो चेंज इन स्टॉक भी हमारे पास इंक्लूड होगा। डन, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आना चाहिए आपको। डन सर। अच्छा एक चीज और देख लो छोटी सी बच्चों, हमारे से कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेता है कि हाउ डबल काउंटिंग कैन बी अवॉइडेड। डबल काउंटिंग को कैसे अवॉइड करें, तो उसके लिए एग्जांपल देखो। सबसे पहले फार्मर ने वीट बनाया 500 का, ठीक है। अब इसका वीट इसने किससे बनाया, कितने बीज लगे, कुछ भी गिवन नहीं है, तो मैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन इसका 0 मान लूं। 0 से 500 का इसने वीट बना दिया, ठीक है। वीट इससे खरीदा मिलर ने, ठीक है। मिलर ने इससे आटा बना दिया और 700 में बेचा। अब देखो वो 700 में बेच रहा है, तो वो ऑलरेडी इस 500 को कंसीडर कर रहा है ना इसके अंदर, तभी तो इसकी वैल्यू 700 बता रहा है वो। तो कस्टमर से वो 700 ले रहा है क्योंकि उसने 500 इसके भी दिए हैं, तो फ्लोर में तो वीट भी है। अब इससे आगे बेकर ने खरीदा 700 में, इसने इससे बिस्किट बनाए, बिस्किट बना के वो 1000 के बेच रहा है। वो 1000 के क्यों बेच रहा है, क्योंकि भाई उसको 700 रुपए खर्च हुए, तो ये इसके अंदर ऑलरेडी आ गया ना। तो अगर आप टोटल नेशनल इनकम निकालोगे तो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि इसकी इनकम हुई 500, इसकी इनकम हुई 700, इसकी इनकम हुई 1000, तो अब 2200 की नेशनल इनकम आ गई। ये गलत है बच्चों, गलत है। क्यों, क्योंकि भाई डबल काउंटिंग हो रही है। एक बात बताओ ना, सिंपल सी बात है, इस 700 में 500 वीट के भी तो है ना। इस 1000 में जो इसने आटा बनाया है 700 आटे के भी तो हैं, इस 700 में 500 वीट के भी तो हैं। तो डबल काउंटिंग हो रही है, दो बार काउंट हो रहा है, तो आंसर गलत आ रहा है। तो क्या बोला जाता है बच्चों कि इस डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के 2 मेथड है, या तो वैल्यू एडिड मेथड, हर बार वैल्यू एडिशन देखो। वैल्यू एडिशन कैसे, इसने 0 से 500 बनाए तो कितना 500, इसने 500 से 700 बनाए तो कितना 200, इसने 700 से 1000 बनाया तो कितना 300। तो हमारे पास जो टोटल नेशनल इनकम आएगी वो आएगी 500 प्लस 200 700 प्लस 300 1000। तो डबल काउंटिंग से बचने का एक मेथड तो है वैल्यू एडिड मेथड। दूसरा मेथड होता है फाइनल आउटपुट मेथड। फाइनल आउटपुट का मतलब बस आखिरी वाले की वैल्यू ले लो। देखो आखिरी वाले का भी 1000 आया ना, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी ये और ये इंक्लूडेड होगा, तो या तो फाइनल ले लो या वैल्यू एडिड ले लो, ठीक है। डन सर। अब आ रहा है बच्चों इनकम मेथड। इनकम मेथड आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। इनकम मेथड में आपने सबकी इनकम जोड़नी है, ऑलरेडी फॉर्मूला वगैरह आप जानते हो। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, मिक्स्ड इनकम और सीओई, ये सब जोड़ना है। अब इसमें बच्चों आपसे स्टेप्स भी पूछ सकता है कि बताओ अगर आप इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो उसके क्या स्टेप्स है। तो हम बोलेंगे भाई सबसे पहले जो है, अच्छा स्टेप्स पहले वैल्यू एडिट के लिख दिए मैंने यहाँ पे, इनकम के अभी आगे दिखाता हूं, पहले आप वैल्यू एडिट के स्टेप्स देख लो। यहाँ पे वैल्यू एडिट के स्टेप्स नहीं देखे थे हमने, देखो जरा वैल्यू एडिट के क्या स्टेप्स होते हैं बच्चों। सबसे पहले आप जीवीए निकाल लो, प्राइवेट सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्शरी सेक्टर का, हम तो एक साथ ही निकाल लेते हैं। अगर क्वेश्चन में अलग अलग आया तो तीनों सेक्टर का अलग अलग निकाल देना, उसे जोड़ दो, जोड़ के उसे क्या बोलोगे, जीडीपी एट एमपी बन गया। फिर जीडीपी एट एमपी से स्टेप्स में कैसा लिखना होता है,
क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली चले जाते हो, लेकिन स्टेप्स में ध्यान रखना, जीडीपी एट एमपी से पहले डोमेस्टिक पे जाना, फिर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना, ठीक है। जीडीपी एट एमपी से पहले एनडीपी एट एफसी पे, कैसे, ये एडजस्ट करके, फिर यहां से नेशनल इनकम पे एनएनपी एट एफसी पे। तो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, एग्जाम में अगर स्टेप्स आते हैं, तो जैसे सपोज इनकम मेथड के स्टेप आएंगे तो हम बोलेंगे पहले सारी फैक्टर इनकम को जोड़ देंगे, डोमेस्टिक इनकम बन जाएगी। अब वो है ही डोमेस्टिक इनकम पे, तो वहां से सीधा नेशनल पे जाओ। एक्सपेंडिचर मेथड आ जाता है अगर, तो हम क्या बोलेंगे, पहले सारे खर्चों को जोड़ो, उससे जीडीपी एमपी आएगा। जीडीपी एट एमपी से पहले डोमेस्टिक इनकम पे जाएंगे, एनडीपी एट एफसी पे, फिर वहां से नेशनल इनकम पे जाएंगे। तो स्टेप्स में हमेशा पहले डोमेस्टिक पे जाना, फिर नेशनल पे जाना, ठीक है। लो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट लो। डन सर। बेसिकली जो जो चीजें आपने पढ़ी है ना, बस अब वो थ्योरी में लिख रहा है, हम सब ऑलरेडी प्रैक्टिकल पढ़ के आ चुके हैं, तो हमारे लिए आसान है। नेक्स्ट क्या है, कॉम्पनसेशन में क्या क्या आता है, ये सब पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये सब पढ़ लिया है हमने। अब आता है प्रिकॉशंस। अगर हम इनकम मेथड की बात करें तो इनकम मेथड की क्या क्या प्रिकॉशंस होंगे बच्चों। सबसे पहले ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी, प्रिकॉशंस याद रखना, ट्रांसफर इनकम इंक्लूड नहीं होगी। सर क्यों नहीं इंक्लूड होती बच्चों, ट्रांसफर इनकम के बदले में कोई भी प्रोडक्शन नहीं होता। ट्रांसफर इनकम बस एक तरीके की फ्री में मिली हुई इनकम है, हमने पढ़ा था ना, ट्रांसफर इनकम मुफ्त में मिलती है। तो जब प्रोडक्शन ही नहीं हुआ तो नेशनल इनकम में तो पी कांस्टेंट है ना, जीडीपी एनडीपी हर जगह पी तो है ही, तो प्रोडक्शन तो होना चाहिए, गुड्स और सर्विसेज का कुछ ना कुछ फ्लो तो होना चाहिए, हुआ ही नहीं है, तो इसीलिए इंक्लूड नहीं होगी। इसके बाद इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, ये तो पीछे भी पढ़ लिया, सेकंड हैंड गुड्स पे होने वाली इनकम इंक्लूड नहीं होगी। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स, बच्चों किसी बंदे ने, मेरे पास कोई शेयर है, मैंने आपको शेयर बेच दिया, अब शेयर बेचने से क्या प्रोडक्शन हुआ, कुछ भी प्रोडक्शन नहीं हुआ, आपकी जेब से पैसा गया मेरे पास आ गया, फर्दर आपने बेच दिया, आपकी जेब में पैसा आया किसी और की जेब से गया, प्रोडक्शन तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। तो शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब पेपर क्लेम्स होते हैं, इनके अंदर कोई भी प्रोडक्शन या वैल्यू एडिशन कहीं पे नहीं हो रहा होता, तो ये हम इंक्लूड नहीं करते, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर सेकंड हैंड गुड्स खरीदवाने में, शेयर्स को सेल परचेज करवाने में कोई ब्रोकर इन्वॉल्व था, कोई ना कोई ब्रोकर था, सपोज मैंने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी, तो वो गाड़ी की वैल्यू तो इंक्लूड नहीं होगी, लेकिन गाड़ी मुझे सेल परचेज करवाई किसी ब्रोकर ने, वो ब्रोकर अपनी कमीशन तो लेगा मेरे से, है ना, और वो तो अपनी सर्विसेज भी दे रहा है उसके बदले में, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हो रहा है, तो ये तो इंक्लूड करना चाहिए बिल्कुल। तो ध्यान रखना, अगर कोई कमीशन आती है सेकंड हैंड गुड्स पे या कमीशन आती है शेयर्स वगैरह को खरीदने पे, तो वो कमीशन, वो ब्रोकरेज, वो इंक्लूड होगी, शेयर्स और सेकंड हैंड गुड्स की वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला विंडफॉल गेन्स। विंडफॉल गेन्स होता है बच्चों फ्री में मिल गई, लॉटरी, हॉर्स रेस, आईपीएल में जीत गए पैसा, ये सारी चीजें, क्या ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, नहीं होगी। इनकम फ्रॉम लॉटरी, हॉर्स रेस वगैरह इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ये पीछे पढ़ लिया है हमने, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट, वही ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, ये पीछे आ गया था। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, बच्चों पुरानी पिछले साल की सेविंग्स में से मैंने कोई पेमेंट करी, वो भी इंक्लूड नहीं होती बच्चों, वो पिछले साल की है ना, तो इस साल के फ्लो में उसे क्यों इंक्लूड करेंगे, ये भी इंक्लूड नहीं होगी। देखो लिखा हुआ है जैसे डेथ ड्यूटीज, गिफ्ट टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। ले लो बच्चों स्क्रीनशॉट इसका भी, ध्यान रखना ये भी इंक्लूड नहीं होते। डन सर। अगला क्या है, इनकम मेथड के स्टेप्स आगे देखो, ये इनकम मेथड की क्या स्टेप्स हैं, पहले प्राइम को जोड़ो, डोमेस्टिक पे जाओ, एनएफआईए जोड़ो, नेशनल पे आ जाओ। एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं ये भी हमने सब पढ़े हुए हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट्स, ये सब आपको मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है बच्चे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना है तो। अब आ रहा है हमारे पास बेटा जी नेक्स्ट, राघव जी आप यहां हो क्या, कौन है, कोई है क्या इधर, थोड़ा सा मुझे कर्टन ठीक कर दो। रानी जी आप हो क्या, देख रहे हो बच्चों घर में भी कोई जवाब नहीं दे रहा, सबको आवाज मार रहा हूं। मुझे अभी कैमरे में मैंने नोटिस करा कि वहां सामने से लाइट आ रही है, यहाँ पे लाइट आ रही है ना, तो वो सामने विंडो खुली हुई है वहां से आ रही है,
मैं ही बंद करके आऊँ? दो मुझे 1 मिनट का टाइम, तो मैं ही बंद करके आता हूँ। मैंने अपने घर वालों को बोला मैं तुम्हें आवाज़ें मार रहा हूँ, कोई तो मेरी आवाज़ सुन लो। कह रहे भाई तूने तो बोला है कि वीडियो बनाते हुए चाहे कुछ भी हो जाए इस कमरे में मत आना। मैंने कहा वाह क्या बात है। देखो अब हमारे पास ये देख लिए थे हमने, लो एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो, अब क्लियर आएगा क्योंकि कोई पीछे से लाइट नहीं आ रही है एक्स्ट्रा। अब आ रहा है हमारे पास बच्चों सबसे पहले स्टेप्स नेशनल इनकम के। स्टेप्स में अगर हम बात करें फिर से इनकम के स्टेप्स देखे, वैल्यू एडिड के स्टेप्स देखे, इधर स्टेप्स देखो। सबसे पहले सारे खर्चे जोड़ो, वहां से जीडीपी एमपी आएगा, पहले डोमेस्टिक इनकम पे जाओ फिर नेशनल इनकम पे जाओ, ऐसे ही स्टेप्स लिखने हैं आपको। ठीक है बच्चों। अब प्रिकॉशंस देख लो आप एक्सपेंडिचर मेथड के, क्या प्रिकॉशंस हैं। नंबर 1 सबसे पहले क्या दिया हुआ है प्रिकॉशन में, सर इंटरमीडिएट गुड पे जो भी खर्चा करा, फिर से देखो इंटरमीडिएट गुड पे नहीं होगा इंक्लूड, कौन से गुड पे होगा, फाइनल गुड पे होगा। ट्रांसफर पेमेंट्स नहीं होंगी इंक्लूड्स, कौन सी होंगी, फैक्टर पेमेंट्स होंगी। सेकंड हैंड गुड्स खरीदे नहीं होंगे इंक्लूड्स, कौन से होंगे, न्यू गुड्स होंगे। लेकिन सेकंड हैंड पे अगर कोई कमीशन ब्रोकरेज हुई वो इंक्लूड होगी। परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर बॉन्ड्स डिवेंचर खरीदे नहीं होंगे इंक्लूड, लेकिन इस पे अगर कोई कमीशन ब्रोकरेज हुई होगी। एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब होता है बच्चों जो लोग अपने लिए काम करते हैं, मिक्स्ड इनकम, यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या इस तरीके के लोग हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हो गए, उनकी इनकम इंक्लूड होगी। ठीक है, ओके चलो भाई डन हो गया सर, ये भी स्क्रीनशॉट ले लो। अब बच्चों ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। फिक्स्ड में भी कई बार बाइफर्केशन देता है, तो फिक्स्ड में भी देखो ये 3 चीजें, बहुत ही अगर डीप चला गया टीचर तो क्या, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किस किस चीज में होती है भाई, बिजनेस वालों ने करी तो बिजनेस इन्वेस्टमेंट, लोगों ने घर बनाए तो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट रोड्स वगैरह बना रही है। तो कहीं ना कहीं बच्चों जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो भी तीनों सेक्टर की बता रहा है। हमारे देश में 3 सेक्टर तो मेन है ना, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट, फॉरेन सेक्टर तो बाहर काम करेगा। तो देखो ये फर्म्स का इन्वेस्टमेंट, ये हाउस होल्ड्स का इन्वेस्टमेंट, और ये बेसिकली सरकार का इन्वेस्टमेंट, जो गवर्नमेंट बड़ी बड़ी रोड्स बना रही है, गवर्नमेंट का एसेट होता है यार, गवर्नमेंट बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, ये सब। ठीक है चलो जी। इसके बाद आ रहा है बच्चों करंट प्राइस, कांस्टेंट प्राइस, ये टॉपिक मैं आपको कराऊंगा अगली क्लास में। तो आज आपको यहां तक ही तैयार करना है। तीनों मेथड्स के हमने प्रिकॉशंस, तीनों ही मेथड्स के हमने स्टेप्स, तीनों ही मेथड्स में क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में, ये टॉपिक भी कवर कर लिया। अब कल बच्चों हम लोग नेशनल इनकम को बढ़िया तरीके से समाप्त कर देंगे और उसके साथ साथ आएगा मनी एंड बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं बच्चे बहुत बढ़िया तरीके से हमारी तैयारी चल रही है। आपको खूब मेहनत करके मेरे साथ साथ पढ़ना है और एग्जाम में फोड़ना है बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ध्यान रखना कल वाली वीडियो का टाइटल जरूर मनी होगा, लेकिन उसके अंदर नेशनल इनकम वाला टॉपिक भी होगा, तो मिस आउट मत करना, जीएनजी को डे वाइज ही देखना। ऑलराइट चलो जी, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग इन। आई होप आपको आज खूब मजा आया होगा, खूब अच्छे से आपने तैयारी करी होगी। इस वीक में बहुत मेहनत करनी है, मोटिवेशन लेवल एकदम हाई रखना और डेली के टारगेट्स डेली पूरे करना। ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।